अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नादरीन के लिए बिजली इतनी कि जो तुम प्रोग्राम देख रहे हो आजकल ये एक चैलेंज आ गया। हमारे चैलेंजेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पहले फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ी, कोई थोड़ी बहुत कम हुई लेकिन को खातर हानि हुई। और उसके बाद क्या हुआ, अब जो है लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। और ये को मंज़र कुछ लगता है कोई इसी तरह का बनता जा रहा है जो 2011 में था। और इस लोड शेडिंग के पीछे भी जंग है, यानी कि आजकल जिधर भी आप जाते हैं ना तो उसके पीछे आपको जंग नज़र आती है। ये जो एक मॉन्स्टर आके अमेरिका में बैठा है और वो पूरी दुनिया यानी कि एक बेयकीनी की कैफियत में अब जो जंग शुरू हुई है उसकी वजह से फ्यूल ना आने की वजह से हमारे बहुत सारे जो पावर प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो फ्यूल पर चल रहे हैं, वो एलएनजी पर चल रहे हैं। वो आपके पास आ नहीं रही। वो तुसी इंजी है कि जिमें यानी कि बड़ा संभाल संभाल के आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस दौरान जो है यानी कि जो एक एनर्जी कंजर्वेशन की जो स्कीम चल रही है उसमें ये भी है कि एनर्जी प्रोड्यूस भी कम करनी है क्योंकि तेल ज़्यादा इस्तेमाल ना हो जाए। तो आज लोड शेडिंग चल रही है, शाम के टाइम शुरू होती है, फिर पता नहीं चलता यानी कि कितनी बार आती है तो कितनी बार जाती है। तो जिनके घर तो यूपीएस हैं मेरे समेत, तो उनको शायद इतना पता नहीं चलता, लेकिन यह है कि अगर जो किसी जगह पे ये भी नहीं है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और जिन्हें घर यूपीएस है ना, इन्होंने भी लग समझ जाएगी ज़रा बिजली आ लेने दो और गर्मी आ लेने दो। गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी ना तो फिर एसी नहीं चलेंगे, फिर और नए मसाइल शुरू हो जाएंगे। एनीवे, ये हमारे जो जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, जो हार्डशिप्स हम फेस कर रहे हैं, उसमें एक ये भी शामिल है। तो हम ईरान की तरफ आ जाते हैं। ईरान की तरफ क्या है नहीं कि हमारा वज़ीर आज़म जो है उनके बारे में ये सुना था कि वो आज से अपने दौरे का आगाज़ कर रहे हैं। और किधर जाना है उन्होंने? उन्होंने जाना है सऊदी अरब, उन्होंने जाना है कतर और उन्होंने जाना है टर्की। लेकिन एक बड़ी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट हुई है और वो सरप्राइजिंग डेवलपमेंट ईरान से आई है। ख़बर ईरान से आई है। ईरान वाले कह रहे हैं कि आज एक डेलीगेशन पाकिस्तान से ईरान आ रहा है और हम उनको यानी कि उनके साथ कोई अहम इश्यूज़ पर बात होगी। अब यह है कि आजकल अहम इशू कौन सा होता है? ये तो नहीं होता कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बिजली सस्ती है या साढ़े को सस्ती है, या ये है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आजकल जो पर लीटर पेट्रोल किमें चल रहा है। यही है यानी कि जो ये जंग कैसे बंद होनी है जिसके नतीजे में ये जो महंगी चीज़ें हैं इनको भी कम किया जाए। तो उस लिहाज से ईरानियों को पाकिस्तान को उधर बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। हर बंदा जड़ा है ना इनके उन्हें वो इस बारे सोच रहा है। बहुत सारे लोग उन्होंने आज राती जो भुख जी उन्होंने मर गई है कि ईरान ने क्यों बुलाया है। कुछ साढ़े लोगों ने ना गिले नहीं होते को फिर बमबारी ना खुदा ना हास्ता हो जाए। लेकिन क्या मामला क्या हो सकता है नाजरीन? ये ऐसा मामला है यानी कि मैं अब अंदाज़ा लगाने लगा हूँ। अगर कोई बंदा आपको कहता है ना कि उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो झूठ बोलता है। और मैं देखता हूँ वैसे कि झूठ जो बोलने वाले लोग हैं ना, वो आए दिन इतने इनोवेटिव स्टाइल से झूठ बोलते हैं कि वो हर दफ़ा अपना सौदा बेच जाते हैं। साढ़े को भाई नहीं होता, यानी कि मैं आपको जो अपना अंदाज़ा है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी बुनियाद पे जो अंदाज़ा है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। क्या कहते हैं, एजुकेटेड गेस जिसको कहते हैं। यानी कि पाकिस्तान को अगर उधर बुलाया तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा इशू है कि जो उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में भी डिस्कस नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि एक ऐसा इशू है कि जो लोग हमारे पास आए हुए थे शायद वो भी अथोराइज नहीं है उसके हवाले से, कोई एक फ़ाइनल राय देने के हवाले से। तीसरा ये है कि जो लोग हमारे पास आए हुए थे शायद उनके पास भी उस बारे में कोई पूरी मालूमात ना हो। तो लिहाजा हमारे अगर लोग उधर जाएंगे तो वो उनसे बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग जा रहे हैं। अभी तक ये चीज़ वाज़ेह नहीं है। क्या प्राइम मिनिस्टर उधर ही जा रहे हैं, फील्ड मार्शल भी उधर जा रहे हैं, या ये है कि हमारा कोई और डेलीगेशन जा रहा है? ठीक है। अब मेरा क्या अंदाज़ा है कि जो भी जाएगा और उसके साथ जो लोग जाएंगे वो किस तरह के लोग होंगे और वो किस एरिया के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे। नाजरीन, जो कुछ बातें चल रही थी इस्लामाबाद में वो कुछ इस तरह से चल रही थी कि आपको पता है कि जो इस टाइम अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मेन इशू बना हुआ है, अमेरिका की तरफ से जो मुतालबा है या जो उनकी रेड लाइन है वो कहता है कि हम इनको अपना एडमी प्रोग्राम डेवलप नहीं करने देंगे। ये इसको पूरी तरह तलफ़ करें। इनके पास जो यूरेनियम अफजूदा हालत में है वो भी हमारे हवाले करें, ये किसी और जगह पर जाएगी, ये ईरानियों के पास नहीं रहेगी। इवन को पुरअमन मकासद के लिए भी यानी कि उससे बिजली भी बन सकती है और भी कोई काम हो सकते हैं, यानी कि जिसमें कोई हथियार वगैरह ना हो। तो हम जो है ईरान पर एतमाद नहीं कर सकते, लिहाजा हम अपना उसको ज़ीरो लेवल पर लाना है।
अच्छा, कुछ बातें सुनने को ऐसी मिल रही थी कि जिस पे कोई शायद अमेरिका की तरफ से तजवीज़ आई या शायद को पाकिस्तान की तरफ से तजवीज़ गई कि तुसी सानू दे दो, यानी कि हमारे यहाँ इधर रख लें। तो उस पे जो है यानी कि ईरान जो है वो ज़रा एक हेजिटेंट था। अब यह है कि इमेजिन कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान कभी ऐसी सूरत हाल में हो, तो पाकिस्तान भी हेजिटेंट होगा, यानी कि हमारा जो एक क्राउन ज्यूल है यानी कि आपका, यानी कि वो आप किसी और के हवाले कर रहे हो, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो लिहाजा एक हेजिटेशन उनकी थी, तो वो भी थी। दूसरी बात यह है कि अगर ईरान वालों को भी लगे कि ये रेड लाइन हमें माननी पड़ेगी, जिसके नतीजे में हमें भी कुछ इंसेंटिव मिलेगा अमेरिका की तरफ से, तो क्या यानी कि उसको वो किस शक्ल में मानेंगे। यानी कि दूसरी बात यह है कि अगर हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूरेनियम की अफजूदगी जो है या जो हमने अफजूदा की हुई है उसको को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल कर लें, तो वो फिर कैसे हो सकता है। अगर वो ईरान के अंदर नहीं हो सकता तो वो किस जगह पर हो सकता है। अगर ये तजवीज़ आ रही है कि पाकिस्तान को हम पाकिस्तान के हवाले कर दें, तो क्या उसका क्या मसरफ़ क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बातें चल रही थी पहले, मैं उनको क्वालिफाई करते हुए आगे इस थ्योरी को बिल्ड कर रहा हूँ कि कोई बात इस हवाले से होगी। अब ज़रा इमेजिन करें कि अगर उन्होंने यूरेनियम किसी और मुल्क को देनी हो, जो भी उनके पास इस टाइम उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो चाहते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ जो है जो कि सिर्फ हथियारों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, कोई पुरअमन मकासद के लिए भी हो सकती है। अगर उन्होंने किसी के हवाले करनी हो, हैंड ओवर करनी हो, तो क्या वेनेज़ुएला को करने जाएंगे? मुमकिन नहीं है। क्या वो क्या कहते हैं उसको, रशिया को देंगे? नो, यानी कि अमेरिका नहीं मानेगा। क्या वो चाइना को देंगे? नो, अमेरिका नहीं मानेगा। अब सोचें कि और कौन से करीबी उनके हमसाय ममालिक हैं जिनको वो दे सकते हैं। क्या वो ओमान को देंगे? ओमान को, यानी कि ओमान वाले क्या करेंगे उसका, यानी कि उनका कोई न्यूक्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी कि मैं अगर कोई हथियार ही नहीं चलाता तो मेरे पास आगे कोई रख जाए कि जनाब दी ज़रा जी है कोई ओवर हालिंग भी तुसें करनी दी सफाई भी करनी है, तो मैं उसी सूरत में कर सकता हूँ कि अगर मैं उस हथियार के बारे में जानता हूँ, नॉलेज रखता हूँ। तो उस लिहाज से कौन सा एक लेजिटिमेट कैंडिडेट बन सकता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है कि जिधर यूरेनियम उधर हैंड ओवर की जाए, वो पाकिस्तान बन सकता है। ठीक है, तो ऐन मुमकिन है कि कोई गुफ्तगू इस हवाले से हुई हो। और सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है तो इसलिए उसका ज़्यादा तजर्बा है। इसका एक दूसरा मतलब भी ये है कि पाकिस्तान, यानी कि तुहाडा जिहड़ा है ना कि आंदे ने कि बूहे दे नाल बूहा साझा है, यानी कि आप बिल्कुल साथ साथ हैं, आपका बॉर्डर मिलता है। इमेजिन, मैं एक वैसे एक ले पर्सन गैस लगा रहा हूँ कि आपने कोई उसको पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप कोई उसका जो सिस्टम है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो आप सारी पाकिस्तान वाली साइड पे लगा लेते हैं। और साथ ही जो है यानी कि उधर से जो भी एक, मैं एक वैसे एक ले पर्सन के तौर पे जो तुक्का लगा सकता हूँ वो इस तरह से है कि यानी कि उनको एक, अगर कोई किसी तरह से भी कोई प्लाजिबिलिटी बनती है, एक वो चीज़ जो उन्हें जान से ज़्यादा अजीज़ है, जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम की बड़ी हिफाजत की थी, अगर ईरानियों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो उन्होंने किसी ना किसी को हैंड ओवर करनी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से बेहतर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। हैविंग सेड दैट, अब यह है कि इमेजिन करें कि अगर यही बात है, ठीक है, मैं ये सारी बात जो है जो एक सुनी है, और उस तनाज़र में जो अब ईरान में उधर उनको बुलाया जाना, यानी कि मैं उसको इस तनाज़र में देख रहा हूँ कि हो सकता है कि इस हवाले से वो बातें जो कि ना जो इधर लोग पहले आए हुए थे, शायद उनमें से कोई इतने वो वाली कॉम्पिटेंस ना रखते हों कि जो उस इशू को डिस्कस कर सकें। और दूसरा, शायद उन्हें लगे कि ये पाकिस्तान में बैठ के ये बातें करना शायद हमारे लिए मुनासिब नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम भी किसी और मुल्क में हमारी लीडरशिप गई हो तो उन्होंने भी लगता है कि बगिंग डिवाइस ही ना लगी हो, क्योंकि हम तो मेहमान आए हुए हैं, हमें नहीं पता कि क्या। अच्छा, बल्कि बगिंग डिवाइस से मुझे याद आया कि जो वैंस साहब आए थे उनकी ज़रा सुन लें, यानी कि जेडी वैंस, ये बात जो है इधर ही ज़रा रुकनी है, यानी मैं इधर वापस आ रहा हूँ। तो जो जेडी वैंस आए हुए थे, यानी कि उनका सुना है कि उन्होंने इवन जो होटल है उन्होंने उसके कारपेट भी चेंज कराए हैं। यानी कि पहले उन्होंने रेड कारपेट डाले हुए थे, उन्होंने क्या कि नहीं ये दूसरे वाले डालो। अब उसका क्या मतलब हो सकता है? क्वाइट लाइकली, यानी कि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि क्या मतलब हो सकता है इसका। यानी कि कोई मतलब बंदा ये निकाल सकता है कि कोई बड़े सुपरस्टिशियस हैं, वो फ़लाँ रंग पसंद नहीं करते, फ़लाँ पसंद करते हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे ज़्यादा लगता है, मुझे इसमें प्लाजिबिलिटी ज़्यादा लगती है कि शायद उन्होंने ये इसलिए किया हो
कि उन्हें अमरीकियों को, अमरीकी सिक्योरिटी को इस बात का खदशा हो कि हमने कोई इधर कोई ज़ेर ज़मीन कोई ऐसे कोई बगिंग डिवाइस, कोई ऐसी चीज़, कोई स्पाइंग गैजेट्स कोई इस तरह के ना हो। तो वो चाहते हो जी कि एक दफ़ा ज़रा कारपेट वगैरह बदलेंगे तो हम भी देख लेंगे कि क्या इधर क्या डाला जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक जो है। दूसरा मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने, यानी कि हालांकि उधर 3 होटल थे, सॉरी 3 रेस्टोरेंट थे कि जिधर खाने के इंतज़ाम किया गया था कि उन्होंने किस जगह पर खाना खाना है। लेकिन यह है कि वो उन्होंने खाना उधर नहीं खाया। जो जेडी वैंस है, जेडी वैंस को खाना अमेरिकन एम्बेसी से आता रहा है और वो जनाब सुने पिज़्ज़े खांदा रहा है। ठीक है, इधर इतने अच्छे खाने पूरा पाकिस्तान तरस रहा होंगे कि इसी श्रीनगर जाके किले खाना खा लिए। लेकिन यह है कि उन्होंने उधर से खाना नहीं खाया, उन्होंने जाके उनके लिए अमेरिकन एम्बेसी से आता रहा। हाँ, जो बाकी उनके साथ लोग आए हुए थे उन्होंने उधर खाना खाते रहे। उधर कोई 2-3 रेस्टोरेंट हैं, तो एक रेस्टोरेंट जो है उस पर अमरीकी खाना खाते रहे, दूसरे पे ईरानी खाना खाते रहे। तो ये खाने के हवाले से भी मेरी थ्योरी ये है कि खाना जेडी वैंस जिसके लिए कुछ 400 बंदा उसकी हिफाजत पे आया हुआ था, तो वो इसलिए उन्होंने खाना उधर से मंगवाया कि यानी कि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न होंगे। हालांकि अदरवाइज़ सिर्फ ये नहीं हो सकता कि उन्होंने फलाना पिज़्ज़ा बड़ा पसंद है तो वो थे वैसे ही नहीं बनाना है। वो इधर भी बताते तो इधर पिज़्ज़ा बन जाता। आमतौर पे जब कोई मेहमान आता है उसको उसकी चॉइसेस पूछ लेते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो, आप खाना चाहते हो। तो वो सिर्फ इस वजह नहीं, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, कि बाकी लोगों को तो उन्होंने ना क्या कि नहीं को फड़क भी गया, खुदा ना साथ है। लेकिन यह है कि कोई जेडी वैंस को कुछ ना हो, तो उनकी मुझे लगता है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में ये चीज़ शामिल थी कि उन्होंने ये इसलिए खाना उधर से एम्बेसी से मंगवाते रहे। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे कि जो ईरानी है हो सकता है कि वो इस चीज़ पर यानी कि उन्हें लगे कि ये वो वाला इशू है कि इट इज़ टू सीक्रेट टू बी डिस्कस्ड इन एन अदर कंट्री। तो उन्होंने कहा होगा कि उनको पाकिस्तान वालों को इधर बुलाते हैं और ये मामला डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ अमेरिका के हवाले से को बात करने के लिए उधर बुलाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये अमेरिका के हवाले से भी बातें करेंगे, लेकिन जो उनका सबसे जो टॉप सीक्रेट है उसके हवाले से अगर ऐसी कोई मूव ज़ेर गौर है कि ये उन्होंने यूरेनियम को किसी जगह पर ट्रांसफ़र करना है और अगर पाकिस्तान में करना है, तो इस हवाले से वो कुछ चाहेंगे कि पहले हमारी बात हो जाए, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान उसको किस हद तक दूर कर सकता है। तो उस तनाज़र में कोई मीटिंग होगी। अब यह है कि मीटिंग की कंपोजिशन के कौन सा डेलीगेशन जा रहा है, अगर वो पब्लिक हो जाता है तो उससे ये चीज़ें अय्या होंगी। मैं अगर जा रहा हूँ, मैं डेलीगेशन का हेड हूँ, तो हो सकता है कि मैं पब्लिक ना होने दूँ, क्योंकि अगर उधर कोई एसपीडी या कोई और इस तरह की बात आ जाती है तो फिर तो पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं, क्या मामला डिस्कस करने गए थे। तो क्वाइट लाइकली है कि शायद इस चीज़ को खुफिया रखा जाएगा। एनीवे, तो हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि आगे क्या बनेगा। एक चीज़ और तय हो गई है कि मुज़ाकरात जो हैं कोई लग रहा है कि अगले हफ्ते तक जा रहे हैं। मैं कल भी आपको बता रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अब्रॉड जाना है, तो हो सकता है, होने ज़रूर है, ये चीज़ तय होगी। हो सकता है कि अगले हफ्ते में हो जाए, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक हफ़्ता लेट भी हो जाए, लेकिन यह है कि कोई उनका जो एक मंतकी अंजाम है वो कोई अच्छा हो। एंड पे एक मैं बड़ा एक संजीदा, खैर ये भी मैं जो बात कर रहा था वो गैर संजीदा नहीं थी, लेकिन वो बड़ा ही संजीदा इशू है, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और वो बीबीसी की एक रिपोर्ट है और वो बड़ी हिला देने वाली रिपोर्ट है। हमारे एक दोस्त हैं ज़ुबैर, वो बीबीसी में लिखते हैं, ज़ुबैर खान, उन्होंने वो रिपोर्ट किया है और उस पर उन्होंने बड़ा काम किया है। उन्होंने उधर तोसा को आपने सुना है, तोसा तहसील है और उनका तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, उसके हवाले से रिपोर्ट है कि उसमें उन्होंने कोई यानी कि इंकशाफ किया है और उनके पास बाकायदा एविडेंस है। उन्होंने उधर की फिल्मिंग की हुई है कि उधर जो यानी कि सिरिंज है, एक सिरिंज एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल की जाती है और बच्चों को भी वही सिरिंज इस्तेमाल कराई जाती है। अच्छा, ये तो हम इसका एक ओवरऑल मतलब ये लेंगे कि अच्छा इसका मतलब है कि यानी कि वो उस बच्चों को कुछ हो सकता है, लेकिन ये हो सकते वाली बात नहीं है, इधर हो गया है। यानी कि कोई एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि कोई 350 के करीब बच्चा है, यानी कि अगर मैं प्रिसाइज फिगर बताऊं तो 331 उन्होंने बताई है कि 331 बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है और उन्हें एड्स हो गया है। क्या हो गया है उन्हें? वो एड्स के मर्ज़ का शिकार हो गए हैं।
आम तौर पे ये बच्चों की वो एज नहीं है कि कोई उनको एड्स होती, लेकिन अगर उनको हो गई है, एक और जो इसमें बड़ी एक रिवीलिंग बात है कि जिन बच्चों को एड हुई है, एक चांस ये होता है कि उनको अपने वालदैन से हुई हो। इन बच्चों में 99% बच्चे ऐसे हैं कि जिनके वालदैन को HIV उनका नेगेटिव है, यानी कि वो एड्स के मरीज़ नहीं हैं। बच्चों को ये, इसका मतलब ये है कि उन्हें इसी तरह से कोई इंजेक्शन वगैरह उधर से ये चीज़ आई है। फिर यह है कि उधर एक डॉक्टर से भी उन्होंने इंटरव्यू किया और डॉक्टर ने बताया कि उसके पास एक खातून आई, उसने कहा जी कि मेरे बच्चों को भी हो गया, हम जो है नेगेटिव है, यानी कि हमें एड्स नहीं है। उसने कहा कि मेरे अजीज़ हैं उसको एड है, उसके बच्चों को भी है। ठीक है, अब ये है कि किस तरह से ये चीज़ चल रही है, दैट इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। नाजरीन, ओवरऑल पंजाब में बज़ाहिर जो है ना क्या कहते हैं कि सुर्खी पाउडर ठीक चल रहा है, लेकिन यह है कि ये बड़े गंभीर इशू हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दवाएं नहीं मिलती। मैं उधर DG खान में मुल्तान में कोई लोगों से बात कर रहा था, अपने कोई सहाफ़ी दोस्तों से, उनको मैं पूछ रहा था। उन्होंने कहा जी कि आपको पता है कि पिछले साल क्या हुआ था उधर, जिधर वो गुर्दे वाश करते हैं, उधर भी यानी कि कोई HIV के कोई इस तरह के कोई केसेस सामने आए थे। और कोई एहतियात नहीं है। एहतियात क्यों नहीं है? उसमें एक एलिमेंट ये है कि आपके पास वसाइल कम होते हैं, हॉस्पिटल को दिए नहीं जाते, बहुत सारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिलती। ठीक है, और ये यानी कि एक तो दवाइयों वाला मामला ना कि दवाइयाँ नहीं मिलती, ये जो एक नया काम शुरू हो गया ये बहुत ही डेंजरस है। अच्छा, इससे बड़ा अलमिया ये है कि इसी इशू पे हमारे एक और दोस्त हैं शकील, उन्होंने पिछले साल रिपोर्ट किया था, उसके बाद और इसी तोसा वगैरह के एरिया में उन्होंने रिपोर्ट किया था इसी तरह के एड्स के केसेस में। तब एक हुकूमत पंजाब ने एक फैक्ट फाइंडिंग की इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी का नतीजा आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अभी BBC ने एक और रिपोर्ट कर दिया, उनको और केसेस मिल गए हैं। इसका मतलब है कि उनका पहले का तदारक नहीं हुआ। ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत कंसर्निंग है। ये आपकी जितनी भी रोड्स बनाई हुई हैं ये सारी इनको खसो खशाक की तरह बहा के ले जाएंगी। ये जिस तरह की केसेस आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है कि आपके इतने कम से बच्चे 10 साल से कम उम्र के, कुछ ऐसे हैं जिनकी उम्र कुछ दिन है, उनको भी एड्स हुए हुए। अल्लाह माफ़ फरमा या रब्बा, अल्लाह ताला माफ़ फरमा। ये बहुत डेंजरस है। इसके खिलाफ एक्शन, इस पर मुकम्मल तौर पे फौरी तौर पे एक्शन की ज़रूरत है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। थैंक यू ज़ुबैर, आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट की और ये हमारे लिए शर्म का मुकाम देखें कि ये रिपोर्ट जो है BBC पे इंटरनेशनली चली है। हमारे इधर पाकिस्तान में आपको भी शायद अभी पता चल रहा होगा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो नाजरीन, आज के लिए इतने ही और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।